आप लोगों ने वो सारी कर ली होंगी। कुछ दिनों से ये वीडियो कंप्लीट आप कर रहे हैं तो सारा का सारा हो गया होगा। तो अब देखते हैं हम कक्षा 12 का विगत वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको आते होंगे, यदि नहीं आते हैं तो आप उनको अच्छे से कॉपी में लिखें, किताब में लिखें, वो सॉरी अपनी कॉपी पे लिखें, नोट्स वाले पे, या फिर स्क्रीनशॉट से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इस बार हमने PDF फॉर्मेट बनाया है ताकि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम आपको दे सकें। तो पहले क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। आप सभी लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, क्योंकि देखिएगा अच्छे से पढ़िएगा तो हमारा भी नाम है और आपको भी फ़ायदा मिलेगा, हमको भी फ़ायदा होगा। वरना आप लोग इधर उधर से पढ़ते रहते हो तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो ताकि इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो कॉपी किताब लेकर बैठें और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये पता होगा कि ये वाले क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो अभिक्रिया का वेग आपको पता होगा क्या होता है बेटा। अगर आपने अभिक्रिया का वेग वाला देखा हो तो अभिक्रिया का वेग में क्या होता था, हम आपको बता दें। जैसे हमारे जो अभिकारक होते थे या फिर जो उत्पाद होते थे। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, अभिकारक और उत्पाद से मतलब क्या है। जैसे कोई रिएक्शन होती थी A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता था, ये पोर्शन कहलाता था अभिकारक और ये वाला पोर्शन कहलाता था उत्पादक, ठीक। या उत्पादक नहीं बेटा, उत्पाद कहलाता था और ये अभिकारक कहलाता था। तो इनके सांद्रण में परिवर्तन, चाहे किसके सांद्रण में, अभिकारक के या फिर उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है। आप समझें तो आप इसके सूत्र से देखें तो अभिक्रिया का वेग का सूत्र क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया या वो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, यानी का ये सूत्र हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, हमारा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रण में होने वाला परिवर्तन और बट्टे जितना समय लगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अभिक्रिया A से B और C से D में जा रही है तो इसके सांद्रण में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो जो परिवर्तन हुआ और जितना परिवर्तन हुआ उतने समय में उसके समय में भी तो परिवर्तन हुआ होगा, वही उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, इकाई समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग या क्या कहते हैं, दर कहते हैं। और नॉर्मली इसका सूत्र लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप अच्छे से लिख लीजिए इसको कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। तो हम कोई भी हमसे पूछता है या फिर पेपर में आता है 2 या 3 नंबर में, तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं कि इकाई समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग या फिर रासायनिक दर यानी का वेग या दर कहते हैं, और उसका सूत्र ये है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और हम इस बार ज़्यादा समय ना गंवाएं, इसलिए ज़्यादातर हमने PDF फॉर्मेट लेके आए हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप इसको पढ़िएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। बेटा आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसके अंतर क्या क्या हैं, बात क्लियर है। तो इसके अंतर क्या होंगे आपको कोटि में बताया होगा। अगर आपको नहीं है तो आप एक क्वेश्चन नोट करिएगा एक और डाल के कि आणविकता तथा कोटि में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, आपके नोट्स में मैं कई बार और पिछली बार वीडियो में भी कई बार करा चुका हूं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो कराइए, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी बेटा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताइए। अच्छा एक बात बताता हूँ, और आणविकता का मतलब और कोटि में मतलब आपको समझ में आता है क्या होता है। कोटि हमारे सिलेबस में और हमने भी देखा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, छदम कोटि की अभिक्रिया, वो सारी हमने कर ली हैं। तो उसी तरीके से आणविकता क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया में कितने हमारे जो अणु हैं या परमाणु वो भाग लेते हैं, वो उस अभिक्रिया के क्या कहलाते हैं,
अरिक्ता कहलाते हैं ना कि नहीं। तो इस तरीके से पहले तो आप इसको अपने नोट्स में देखिए, यदि नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। तो अगले पार्ट में हम आपको बताते हैं कि अरिक्ता तथा कोटि में अंतर क्या है, तो किस तरीके से करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमारा यहीं तक पूछा गया था, लेकिन इसी का दूसरा पार्ट था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रण प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। बेटा वेग स्थिरांक का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? वेग स्थिरांक का मतलब होता है क्या, के निकालना है। तो के प्रथम ऑर्डर के लिए अगर हम देखें बेटा, शून्य प्रथम कोटि के लिए अगर के की वैल्यू देखें, अगर आधा दिया गया है तो यानी का उसकी अर्धकाल दिया गया है, और इसका सूत्र होता है के बराबर 0.693 बट्टे टी हाफ। टी हाफ मतलब अर्ध आयु दी है, तो ये वाला सूत्र हो गया उसका, क्या हो गया, के बराबर 0.693 बट्टे टी स्क्वायर। अगर ये दिया है, अब हमसे क्या पूछा है, के की वैल्यू पूछी है। अच्छा एक बात और समझिएगा आप सभी लोग, इसमें हमसे कहा था कितने सेकंड में, 100 सेकंड में, यानी का टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है, 100 सेकंड दी है। तो आप यहाँ पर देखिए टी हाफ की वैल्यू हमको कितनी दी है, 100 सेकंड दी है। बात समझ में आती है। फॉर्मूला पता है प्रथम कोटि के लिए, यानी का वेग स्थिरांक का फॉर्मूला कब, प्रथम कोटि का जब उसकी क्या दी गई हो, अर्ध आयु दी गई हो, यानी का अर्ध सांद्रण दिया गया हो। तो किस तरीके से करेंगे, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो टी हाफ हमारा इतना हो जाता है, और के बराबर कितना हो गया, के इक्वल टू, ये फॉर्मूला है 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ कितना दिया था, 100, इसको कर देंगे तो यहाँ से के की वैल्यू इतनी आ जाएगी। बात क्लियर है। देखिए बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन का ऊपर वाले का आंसर नहीं बताया, वो आप लोग अच्छे से अपना आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इस तरीके से हर वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं पिछली वीडियो में करा के आया हूँ। अगर आप लोग हमारी नियमित रूप से ये वीडियो देख के आ रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है बेटा, और अगर रह जाती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादातर लोगों तक ये मटेरियल पहुँचेगा, चाहे आपके विद्यालय के हों चाहे अन्य विद्यालय के हों, आप इनको तक ये सूचना पहुँचाइए ताकि लोग हमको भी जान सकें, और जिससे हम हमारे के साथ साथ आप लोगों के साथ साथ हमारी भी थोड़ी उन्नति आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा समझिए। हमने कुछ नहीं, हमको पता होना चाहिए कि जब अर्धायु दी जाती है उस समय वेग सांद्रण स्थिरांक कैसे निकालते हैं। तो वेग स्थिरांक का मतलब होता है बेटा के, और जीरो के कोटि के लिए अर्ध आयु दी गई हो तो उसका सूत्र होता है के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, और ये दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपने ये क्वेश्चन लिखा है तो अच्छी बात, अगर नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वैसे तो शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे, कैसा रहा मेरा ये प्रयास। कोई भी सुझाव हो तो हमको जरूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अवशोषण गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो अवशोषण गुणांक को प्रभावित कीजिए एवं गैसों की सांद्रण में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, कि नाम लिखिए। देखिए बेटा मैंने जानबूझकर इसमें इसकी पीडीएफ में यहाँ से ये वाला आंसर दिया नहीं है मैं, क्योंकि इसका आंसर मैं पिछली वाली वीडियो में दे चुका हूँ, इसलिए चाहे वो मैंने आपके यूपी बोर्ड द्वारा जो रिलीज किया गया था उसका करा हो, या फिर मैंने किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, या कहीं कहीं अलग अलग प्ले लिस्ट में बताया गया हो, इसलिए बार बार बात रिपीट ना हो। तो देखिएगा अवशोषण गुणांक को परिभाषित कीजिए। जब कभी भी ऐसा आता है तो नॉर्मल हम लिख सकते हैं कि ये देखिए आंसर, ये चीज़ अलग है यहाँ से, है कि निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर, यानी का हमारा एक निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक में, देखिए विलायक, विलय और विलयन आप समझते हैं कि नहीं, अगर नहीं समझते हैं तो आप समझिए। जो विलयन है मतलब कि विलायक जो होता है, जो क्या होता है विलायक, वो सॉरी विलयन जो होता है वो विलयन किससे मिलकर बना होता है, वो विलयन बना होता है हमारा विलायक से और विलय से। किससे मिलकर बना होता है, विलय से, और किससे मिलकर बना होता है, विलायक से। बात समझते हैं, यानी का आपने पहला चैप्टर विलयन वाला पढ़ा होगा, विलयन वाले चैप्टर में देखा होगा कि विलय और विलायक मिलकर किस तरीके से विलयन बनाते हैं। तो बात क्लियर है कि नहीं। तो वहीं से हमारी बात ये आती है कि किस तरीके से एक किसी भी निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के
मानक ताप एवं दाब। मानक मतलब निश्चित है हमारा, स्टैंडर्ड एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी का मानक दाब और एवं ताप पर आयतन को उस गैस का क्या कहते हैं, आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। बात क्लियर है? हमने क्या बताया, अब बेटा दोबारा से समझिएगा। बात यहाँ पर केवल उसकी चल रही है कि एक निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब, यानी का मानक मतलब स्टैंडर्ड, ताप मतलब टेम्परेचर और दाब मतलब प्रेशर, यानी का मानक ताप एवं दाब को हम लिख सकते हैं STP पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। बात समझ में आई? बेटा बिल्कुल समझ में आई होगी। आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन कुछ भी करिएगा आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। अगर ये 3 नंबर में नहीं तो 1 नंबर तो कहीं नहीं गया कि आपसे जरूर पूछा जाएगा कि अवशोषण गुणांक को परिभाषित कीजिए या फिर अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं। बात क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। आप देखिए 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन लिखा है किसी अभिक्रिया की आर्द्रता से आप क्या समझते हैं। हालांकि हम पिछला जो क्वेश्चन लेके आए थे, पहला जो क्वेश्चन लेके आए थे, वो भी क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा ही था कि आर्द्रता तथा कोटि में अंतर बताइए, और हमने आपको होमवर्क भी दे दिया है कि कोई भी 3 या 4 अंतर होने चाहिए ताकि आपको भी पता रहे। अब देखिए आर्द्रता क्या होता है, मैं आपको बताऊं। कोई भी अभिक्रिया होती है, किसी भी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आर्द्रता कहलाती है। देखिए बेटा, हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया हो, अब हमारी बात समझिएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 2H2 प्लस O2, ऐसे समझिए, ठीक है, और इधर मैं लिख दूं 2H2O, ठीक है। अब समझो आर्द्रता क्या हुई। आर्द्रता का कहने का मतलब हमारा ये है कि आर्द्रता वो होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणु हो या परमाणु हो, उनकी डायरेक्ट आप संख्या को देखिए कि संख्या से मतलब है जैसे H2, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर O2 कितने हैं, एक ही तो है। O2 कितना है, एक है, एक ही तो लिखा है इसके आगे, एक है, और इधर ये H2 कितने हैं, 2 हैं, तो आर्द्रता कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी का या तो मैं अभिकारक देखो या कुछ भी, यानी कितने भाग ले रहे हैं, तो जितने अणु हों या परमाणु हों जो उस अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो उसकी आर्द्रता कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 3 आएगा। अब हम देखें अपना क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन ने क्या था, किसी अभिक्रिया की आर्द्रता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये 2014 में पूछा गया था। अब तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाली बात जो हमने ये वाली बात समझाई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और लिखा है अभिक्रिया की आर्द्रता यानी किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा। देखिए मैंने पहले ही संतुलित कर दिया था। H2 यहाँ पर कितने हैं, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, और 2 दूनी 4, तो इधर भी कितने हैं, 2 दूनी 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो ऑक्सीजन एक ये और एक ये, यानी का 2, 2 एकन 2। तो कुल मिला के संतुलित अभिक्रिया होनी चाहिए, तब उसकी आर्द्रता निकाल पाते हैं। तो किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आर्द्रता कहलाती है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि अभी बताइए, ये उदाहरण लिखा है, आपको दिख रहा होगा बेटा, ये जो उदाहरण लिखा है इसकी आर्द्रता कितनी होगी बताइए। अभी जो मैंने समझाया अगर उसके मुताबिक होता है, वेरी गुड। कितनी होगी इसकी, 1, क्योंकि H2O2 कितना भाग ले रहा है, एक है, तो उसकी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। चूंकि अब 1 क्यों होगा वो देखिए, चूंकि उपरोक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये H2O2 किसका सूत्र होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक अणु भाग ले रहा है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया, अतः इस अभिक्रिया की आर्द्रता कितनी है, 1 है। तो हम लोग सभी लोग इस बात को याद रखेंगे कि इसकी आर्द्रता कितनी है और कितनी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा कि किस तरीके से इसके आंसर करने होते हैं, किस तरीके से ये सारे लिखने होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अल्कोहल की जल विलेयता समझाइए,
यानी कि सोचने वाली बात ये है कि ये वाला क्वेश्चन बेटा मैंने पिछली बार भी कराया है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो सारी देखी हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। यदि आपने नहीं देखी है तो अभी भी आपके पास समय, आप लगातार उनको देखते रहें। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमको बताइए, अपने सुझाव हमको ज़रूर दीजिए, उस हिसाब से प्लानिंग के साथ हम आपके वीडियो लेके आए। तो बेटा इसमें लिखा है कि अल्कोहल की जल विलेयता को समझाइए। अल्कोहल वाली प्लेलिस्ट में मैंने उसमें बहुत कुछ बताया है कि कौन से परीक्षण आपके में आने वाले हैं, चाहे लूकस परीक्षण हो या कुछ भी परीक्षण हो, सब सारे कुछ बताए हैं। तो उस हिसाब से हम सभी लोग देखते चलेंगे। तो इसमें देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि अल्कोहल की जल में विलेयता समझाइए। यानी कि अगर आप देखें तो अल्कोहल बोले तो ROH में उपस्थित अल्कोहल समूह जल प्रतिकर्षण तथा जल में अवलेय है। निम्न अल्कोहल में अल्कोहल समूह छोटा होता है। क्या कह रहा है? निम्न का मतलब होता है कार्बन की संख्या 4 तक, जैसे 1 कार्बन लगा हो, 2 कार्बन लगा हो, 3 कार्बन लगा हो, 4 कार्बन लगा हो और क्या लगा हो पीछे। तो 4 तक तो मैं इनको निम्न सदस्य मानते हैं, और 4 या 4 से उससे बड़े वाले क्या मानते हैं? उच्च सदस्य मानते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है कि इसका ये वाला जो समूह होता है, एल्किल समूह जो होता है, इसको एल्किल समूह बोल रहे हैं, ये छोटा होता है। तथा एल्कोहलिक समूह जो जल में क्या है? विलय है। विलय का मतलब होता है कि OH वाला समूह, ये वाला जो हमारा एल्कोहल मतलब OH, ये वाला समूह इसमें पानी में घुल जाता है स्टार्टिंग में, और लेकिन ये वाला समूह नहीं घुलता है। तो वही कह रहा है कि तथा एल्कोहलिक OH समूह जल के अणुओं में विलय बनाने में प्रभावी रहता है, परंतु उच्च एल्कोहलिक में एल्कोहलिक समूह का आकार बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल स्नेही प्रवृत्ति पर प्रभाव डालती है। इसी कारण एल्कोहल की जल में विलेयता अणुभार में वृद्धि के साथ साथ घटती है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं? आप ऐसे समझिए कि निम्न कोटि के जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे अभी जो मैंने लिखा था ये है, तो स्टार्टिंग में ये क्या होता है कि जल में कम घुलनशील होते हैं और ये वाला ज़्यादा घुलनशील होता है। जैसे जैसे ये वाला पार्ट कार्बन का बढ़ता जाएगा, आप जितने ज़्यादा कार्बन लगाते जाओगे, तो जितने ज़्यादा कार्बन लगाते जाओगे तो इसकी ये घुलनशीलता को कम करता जाएगा। ठीक है, जल में विलेयता यानी कि अब भार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भार बढ़ने का मतलब क्या है? कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो भार बढ़ता जाएगा, और उसके साथ साथ इसकी उसमें जल में घुलने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बात क्लियर है? तो इसलिए ये लिखा है, अगर नहीं समझ में आया है फिर भी आप एक बार इसको प्रयास करिएगा कि मैंने क्या बताया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में जब मेंबर कम थे, यानी कि निम्न कोटि की अभिक्रिया करा रहे थे, तो निम्न कोटि की अभिक्रिया में क्या हुआ कि निम्न कोटि की अभिक्रिया में जो था वो ज़्यादा घुलनशील हो गया था, और जैसे जैसे उसमें कार्बन की संख्या हमने बढ़ा दी, अब कार्बन की संख्या बढ़ाने से हमने OH ग्रुप थोड़ी ना बढ़ा दिया, वो तो उतना का उतना ही रहा, तो जिसके कारण क्या हुआ, उसकी संख्या बढ़ाने के साथ साथ ये कम हो गया। तो इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एल्कोहल की उपस्थिति एल्कोहल समूह जल प्रतिकर्षी तथा जल में अविलय होता है। निम्न एल्कोहल में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहल OH समूह अणु को जल में विलय बनाने में प्रभावी है, परंतु उच्च एल्कोहल में एल्किल समूह का आकार बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति यानी का OH समूह जल स्नेही प्रकृति को प्रभावी हो जाती है। इसी कारण एल्कोहल की जल में विलेयता अणुभार में वृद्धि के साथ घटती है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, आराम से लिखिएगा बेटा। अगर आपको कंटिन्यू अपने चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। 12th क्लास की मोस्ट ऑफ द चैप्टर को डाल दिया हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। इतना सिलेबस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इतना आप कर लेंगे तो बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में आया हुआ था कि कारण सहित बताइए कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। हम आपको बताएं, अगर आपने इसका वेग स्थिरांक लिखा हो तो किसी भी वेग स्थिरांक लिखते थे तो A = K, और कोई अभिक्रिया A होती थी A और उसकी पावर B। बात समझते हैं? तो इस तरीके से लिखते थे। अब जब इस तरीके से लिखते थे तो कोटि क्या होती थी, इनके ऊपर जितनी, जैसे इसे मान लो X इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या मान लो Y मान लो, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? X + Y। तो जो X + Y क्या हो जाती थी? कोटि हो जाती थी। किसी भी अभिक्रिया की कितनी कोटि होती है? जब उसका हम इस तरीके से
वेग स्थिरांक लिखते हैं, वेग दर लिखते हैं, रफ्तार लिखते हैं, तो r इक्वल टू के और a की पावर। तो इधर हमारा ये देखिए, अगर हम इस तरीके से जो अभी मैंने बताया ये इस तरीके से इसका लिख कर देखें तो कैसे लिखा जाएगा, आप समझिएगा इस चीज़ को किस तरीके से लिखा जाएगा। अगर लिखते हैं तो लिखने का प्रयास करिए आप, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे r इक्वल टू के और इधर क्या है FeCl3 और पावर कितनी लगेगी जो आगे लिखा होता है, तो 2 पावर यहाँ पर लगेगी और फिर दोबारा क्या हो जाएगा SnCl2 और इसकी पावर कितनी लगेगी, इसकी पावर 1 लगेगी। तो कोटि निकालने के लिए हम इनको जोड़ देते हैं, जोड़ दोगे तो 2 + 1 कितना हुआ 3। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कारण सहित बताइए कि निम्न अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि क्या होगी 3 होगी। और कारण क्या है बेटा, कारण क्या आप देखिएगा तो इसमें लिखा है उपरोक्त अभिक्रिया की आणविकता 3 यानी का 2 + 1 आणविकता 3 होगी। प्रायोगिक आधार पर पाया गया कि उपरोक्त अभिक्रिया तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, अतः उपयुक्त अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न प्रकार होगा। तो इसका वेग समीकरण लिखा तो r इक्वल टू ये यानी का k और जो कुछ भी दिया था उसकी 2 पावर कहाँ से आई, इसके आगे जब इसको संतुलित किया तो ये 2 पावर हमारी वहाँ से आती है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया भी कंप्लीट हो जाती है। बात क्लियर है, आप इसको अच्छे से देखिए कि इसमें किस तरीके से 2016 में पूछा गया था और कितना शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी लग रहा था कितना टफ है। टफ कुछ नहीं होता है कि कोटि जो है वो इस तरीके से लिखते हैं और जितना ये है इनको योग कर देते हैं तो किसी भी चीज़ की कोटि निकल आती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, तो वैसे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आप लोग भी पूछते रहिएगा, बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करते रहिएगा, कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ जरूर होगा। क्योंकि अंतिम समय में कुछ ही क्षण बचे हुए हैं हमारी बोर्ड की परीक्षा के लिए। हम लोगों के पास वैसे भी ज़्यादा समय नहीं है, अगर आप निरंतर पढ़ते रहेंगे तो आपको हर हाल में इसका फायदा होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, ग्रेनाल्ड आप जानते होंगे। देखिए ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए RMGX। बात क्लियर है, RMGX क्या होता है, ग्रेनाल्ड। और ग्रेनाल्ड अभिकर्मक का प्रयोग करते समय नमी के थोड़े अंशों से भी बचना क्यों आवश्यक है, यानी का आखिर आवश्यकता क्या पड़ जाती है कि जब ग्रेनाल्ड अभिकर्मक का उपयोग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि होता क्या है। आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब इसकी रिएक्शन ग्रेनाल्ड अभिकर्मक हमने अभी बताया था RMGX, और जब RMG की रिएक्शन जल से बचना चाहिए नमी यानी का H2O के साथ अगर करा देते हैं तो होता ये है क्या, एल्केन बन जाता है यानी का RH बन जाता है। और नॉर्मल ये वाला पोर्शन और यहाँ से एक H बाहर निकल गया क्योंकि इससे चला गया था, तो यहाँ पर क्या बचा MgOH का होल X, यानी का इस तरीके से जैसे ये ना, ये वाली अभिक्रिया देखिए आप RMGX प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या आ गया RH प्लस MgOH और X। तो ये अभिक्रिया आप इसको सही से कॉपी पे लिखेंगे, ये अभिक्रिया होती है जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा था। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया पूर्ण रूप से हो जाएगी। क्लियर है, लेकिन हमारा क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं मिला है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेनाल्ड अभिकर्मक का उपयोग करते समय नमी के थोड़े अंशों को बचाना क्यों आवश्यक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, ग्रेनाल्ड अभिकर्मक एक ध्रुवीय है, ध्रुवीय, और ग्रेनाल्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या है RMGX, ये कैसा है, ध्रुवीय है। अतः ग्रेनाल्ड अभिकर्मक अत्यंत क्रियाशील होता है जल, और जल क्या है, प्रोटॉन का एक उत्तम स्रोत है, पता होना चाहिए। तो जल जो क्या है, प्रोटॉन का एक उत्तम स्रोत के साथ क्रिया कर हाइड्रोकार्बन को देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है कि इन्होंने ये भी एक ध्रुवीय है और ये भी क्या है, जल के साथ अत्यंत क्रिया कर जाता है। तो इस तरीके से ये बना लेते हैं और इस तरीके से ये क्रिया रखेंगे। अतः ग्रेनाल्ड अभिकर्मक का उपयोग करते समय नमी के अंशों से बचना चाहिए। बात क्लियर है, इस तरीके से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन 2016 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों को लगातार करते रहिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने से
विलयन का रंग नीला हो जाता है क्यों? अब हमको इसमें ये बताना पड़ेगा कि इसका रंग नीला क्यों हो जाता है। क्या हो जाता है कि यदि हम सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर विलयन में डाल दिया जाए तो उसका रंग नीला क्यों हो जाता है। तो लिखेंगे, उसमें लिखा है, अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी दिया गया हो तो आपको पता होगा कि Ag जो है उसे कॉपर से कहाँ रखा गया है, नीचे रखा गया है। तो हमारा आंसर कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag को सिल्वर Ag को Cu से नीचे रखा गया है, यानी कि सिल्वर को कॉपर से नीचे रखा गया है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उनके लवणों के विलयन में विस्थापित कर देते हैं। यानी कि देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी अपने आप में यही बताती है कि कौन किससे ज़्यादा क्रियाशील है, कौन क्रियाशील नहीं है। तो इसमें से दो चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मतलब कि ये नीला क्यों कर देता है। तो पहले इसने हम क्वेश्चन में ये इंट्रोडक्शन दे देंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है उसमें कॉपर यानी कि सिल्वर और कॉपर, तो जो सिल्वर है तो सिल्वर को कॉपर से नीचे रखा गया है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उनके लवण के विलयन में विस्थापित कर सकता है। अतः Cu Ag को उसके लवण के विलयन में विस्थापित कर देता है। कुल मिला के बात यह हुई, तो क्या हुआ, तथा स्वयं किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cu+2 में परिवर्तित हो जाता है। तो कॉपर यानी कि Cu किसमें बदल गया, Cu+2, और प्लस मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कितने, 2 हो जाते हैं। और +2 जो Cu+2 आयन का रंग नीला होने के कारण जो विलयन है वो हमको कैसा दिखाई देता है, नीला। बात क्लियर है। तो Cu की AgNO3 के साथ अभिक्रिया निम्न प्रकार है। तो हम इस तरीके से अभिक्रिया कर सकते हैं, Cu+2 AgNO3 to AgNO3 gives out CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं रेस कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन था और इस तरीके से क्वेश्चन अब बिल्कुल आखिरी समय चल रहा है, तो वैसे भी आपको कंप्लीट होने चाहिए। यदि कंप्लीट नहीं है बेटा तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज से कंप्लीट हो गया आपका। ये ध्यान रखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन किससे जैसा होता है, कि अगर नीला कलर, और 100 की बात एक ये है कि नीला कलर ये होता है कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो Cu बदल जाता है किसमें, Cu+2 में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी हम आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार है, हो सकता है कुछ लोगों ने इस चैप्टर को छोड़ कर रखा हो, तो आप देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है, विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो विशिष्ट चालकता, अच्छा आप लोग समझते हैं विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो आप देखिए, विशिष्ट चालकता किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध एक होता है प्रतिरोध जिसे R से लिखते हैं, और एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध जिसे रो से लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि विशिष्ट चालकता किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध से व्युत्क्रम को उस चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे किससे लिखा जाता है, कप्पा से। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं K = 1/ρ। आप ऐसे समझिए, ये फॉर्मूला याद हुआ। और अगर ये याद है तो आपको पता होगा ओम्स लॉ के हिसाब से भी आपने कक्षा 10 में और कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि ρ क्या होता है, R × L/A। तो इस तरीके से इसमें से ये आया, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, K = 1/, और ρ की वैल्यू क्या लगाएंगे, ρ की वैल्यू लगाएंगे कि अपॉन R × L और बट्टे A। तो इस तरीके से K की वैल्यू लिख देंगे। तो यही क्या है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि मोलर चालकता किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघटन के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। आई बात समझ में। अगर बेटा, वैसे तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, उसका कारण एक नहीं, कारण कई हैं। एक पहला कारण तो यही होता है कि ये वाला न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है कि आपने ये कंप्लीट नहीं है, और दूसरा थोड़ा सा टिपिकल है। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसकी हम प्लेलिस्ट की एक अलग बनाएंगे, इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ाएंगे विद्युत अपघटनीय वाला, कि किस तरीके से
हम ये वाला चैप्टर करे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको इम्पोर्टेंट है, प्लेलिस्ट अभी हो सकता है बने ना बने, लेकिन तब तक के लिए आप इसको समझिए क्या कहता है। हमको इतना ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना चाहिए कि K इक्वल टू 1/ρ इक्वल टू ये होता है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक बातें पता होना चाहिए। कप्पा किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, इतनी अगर बातें पता हैं उनके बीच का एक संबंध कर लीजिए तो इस तरीके से मोलर चालकता क्लियर होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपने कर लिया होगा, अगर नहीं है तो आप समझिए। देखिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ये ईयर इसीलिए लिखे हैं 2020, 2014, 2012, 10, 11, 2008 और 2005, इन सब में पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया है, हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा था, तो हमसे पूछा गया था आर्द्रता से आप क्या समझते हैं और कोटि क्या है। तो आर्द्रता तो समझ में आ गया कि किसी भी अभिक्रिया में कितने गुण होते हैं, यानी का अणु है, कितने अणु उपस्थित होते हैं, कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, वो उसकी आर्द्रता होती है। तो देखिएगा, तो इसमें पूछा है कोटि। कुल मिला के इसी वीडियो में हमारे दोनों क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया, तो देखिए अभिक्रिया की कोटि से क्या मतलब है, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रण पदों की घातों का योग। हमने आपसे पहले ही कहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कोटि कैसे निकाली थी, हमने जो कोटि निकाली थी उसका हमने योग कर दिया था, यानी का उसी तरीके से अभिकारकों की सांद्रण पदों की जो घात लगी होती है उसका क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। योग कर दिया तो इससे क्या हो गया कि उस अभिक्रिया की कोटि निकल आई। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रण पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बात क्लियर है। तो और नॉर्मल इसमें पूछा है कौन सी अभिक्रिया के बारे में पूछा है हमसे, इसने पूछा है शून्य कोटि की अभिक्रिया में। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में बताना पड़ेगा कि ये जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें कि H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl प्लस H2O। नॉर्मली अगर ये देखें तो ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो कुल मिला के इस तरीके से इसका उदाहरण दे सकते हैं। फिर हमसे पूछा था कि इसके अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या है, तो इसके लिए वेग स्थिरांक हम याद रखेंगे K इक्वल टू x/t। और K का मात्रक निकालने के लिए वैसे तो हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि बेटा आप लोग मात्रक को याद रखेंगे। इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी का मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप इतनी चीज़ जितनी हमने ये डिब्बे में बंद कर रखी हैं ये वाली आप अच्छे से याद रखिएगा और इसका मात्रक भी याद रखिएगा। वेग स्थिरांक का फॉर्मूला शून्य कोटि के लिए कितना होता है, K इक्वल टू x/t। और ऐसे ही इस K का मात्रक क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। देखिए समय थोड़ा कम है, फिर भी आप लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, हम आप अपने हिसाब से इसको हैंडल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जानते हैं, अगर जानते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब फिर ये मत कहना कि बेंजीन कैसे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बेंजीन का आप डायरेक्ट सूत्र भी लिख सकते हैं। बेंजीन डाईक्लोराइड अगर पता हो, जरूरी नहीं कि बेंजीन बना के भी दिखाई जा सकती है। बेंजीन डाईक्लोराइड का सूत्र कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड CuVr और HCl का निर्माण करती हैं। से अभिक्रिया का निर्माण किस तरीके से करती है, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है। कुल मिला के बात ये है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसकी उपस्थिति में किस तरीके से निर्माण करती हैं। तो आप देखिएगा, ये एक वैसे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि CuVr और HCl ठीक कि अभिक्रिया, ये देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अभिक्रिया कौन सी है, सेंड मेयर अभिक्रिया है। और सेंड मेयर अभिक्रिया के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसकी से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, ब्रोमो बेंजीन का निर्माण करती हैं। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया सेंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। बात क्लियर है। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, हालांकि कुछ और है आप देखिएगा इम्पोर्टेंट हैं, ये सारी कराएंगे, लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपका भी ध्यान उसमें इतना नहीं रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा से समझाते हैं। ठीक है, आराम से देख लीजिएगा इसको किस तरीके से। समय ज़्यादा नहीं है, अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आराम से देखिएगा इसको कि किस तरीके से बताया गया है। और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो लोग अपना इसको कंप्लीट भी करें।
प्ले लिस्ट सारी हैं, 1-2 चैप्टरों की नहीं है, लेकिन फिर भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे, अब वहाँ से करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही।